हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम केरला यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेम बीए बीएससी छात्रों की जो कहानी सरोवर नामक टेक्स्ट है, कहानियों का एक संग्रह है, उसमें ज्ञान रंजन जी की एक कहानी है अमरूद का पेड़। उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी की ओर। घर के सामने अपने आप ही उगते और फिर बढ़ते हुए एक अमरूद के पेड़ को मैं काफ़ी दिनों से देखता रहा हूँ। केवल देखता ही नहीं, इस देखने में और भी चीज़ें शुमार हैं। 3-4 साल में बड़े हो जाने, फूलने और फल देने के बाद भी उसकी ऊंचाई गंधराज या हरसिंगार के पेड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ी। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि उनके घर के सामने ही आंगन में एक अमरूद का पेड़ था जिसे काफ़ी दिनों से वे देख रहे थे। वे केवल देख नहीं रहे थे, थोड़ा गौर से देख रहे थे। वो क्योंकि 3-4 साल में वो बड़ा हो गया था, अमरूद का पेड़ फलने फूलने लग गया था, लेकिन फिर भी उसकी ऊंचाई गंधराज या हरसिंगार के पेड़ से ज़्यादा नहीं थी। शुरू में तो परिवार के सभी लोगों ने उसके प्रति उदासीनता ही रखी, या कहूँ लापरवाही बरती तो गलत नहीं होगा। अब देखिए, अमरूद का पेड़ जब होता है, छोटा होता है, तो हम भी अक्सर ऐसे ही करते हैं, उसके प्रति हम उदासीन होते हैं, क्योंकि उसमें फल तो बाद में आता है। तो पहले तो हम उसके प्रति उदासीन होते हैं, लापरवाह होते हैं, उसका ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। राम भरोसे पेड़ जब बड़ा हो गया और हमारे मकान का फ्रंट जब भरा भरा लगने लगा, तो सबसे पहले बाबू कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका कि पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने ही अमरूद का पेड़, तो राम राम बड़ा अशुभ होता है। अब देखिए, अमरूद का पेड़ जब छोटा था तो सभी ने लापरवाही पर सभी उसके प्रति उदासीन रहे, लेकिन कुछ सालों में ही वो क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। किसके भरोसे बड़ा हुआ? राम के भरोसे, ईश्वर के भरोसे बड़ा हुआ, और वो मकान का फ्रंट एकदम भरा भरा लगने लगा उस अमरूद के पेड़ के कारण। तो उस समय बाबू कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी ने आकर क्या कहा कि अगर आपका मकान का मुखड़ा पश्चिम की तरफ हो और सामने ही अमरूद का पेड़ हो, तो राम राम बड़ा शुभ होता है। अम्मा के चेहरे पर थोड़ा सा भय अपने कुनबे के लिए आया, पर मुझे विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। देखिए, जब कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी ने यूँ कहा तो मेरी माँ के चेहरे पर थोड़ा सा भय ज़रूर आया, क्योंकि हर एक को अपना कुनबा, अपना परिवार प्रिय होता है। अब देखिए, हमारे परिवार में कोई आपत्ति आई, ये तो कोई नहीं चाहेगा, पर मुझे विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। लेकिन मैं तो पूरी तरह से विश्वास करता था कि हमारा परिवार जो है काफ़ी ऊंची सोच रखने वाला है, काफ़ी फॉरवर्ड थिंकिंग वाले हैं। हम ऐसे वैसे अंधविश्वासों को नहीं मानते थे, ये तो मेरा मानना था। हाँ, ये ज़रूर है कि सुनकर मेरे माँ के चेहरे पर थोड़ा शिकन सा आया, लेकिन मुझे विश्वास था कि हमारा परिवार ये सब नहीं मानता। माँ अजमेर में जेल कर चुकी है, लंबा जेल, सत्याग्रह के दिनों में। पिताजी खुद राजनीतिक सामाजिक उदारता वाले आदमी हैं। अब मेरा परिवार देखो, हमारी परिस्थिति देखो, मेरी माँ खुद जेल जा चुकी हैं। कब? सत्याग्रह के दिनों में। मतलब कि वो फ्रीडम फाइटर थी, तो वो जानती थी कैसे मुसीबतों का सामना करना। ऐसे वैसे छोटे छोटे अंधविश्वासों पर वो बिलीव ही नहीं करेगी। पिताजी खुद राजनीतिक सामाजिक उदारता वाले आदमी हैं। हमारी एक बुआ ने विवाह नहीं किया और पढ़ने लिखने में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी डुबो दी, और समाज उन्हें कोई चुनौती देने का साहस नहीं कर सका। अब हमारे घर में मेरी बुआ है जिन्होंने शादी नहीं की। मतलब कि उन दिनों आप सोचिए, आज भी अगर लड़की ब्याती नहीं है तो कितने सारे लोग समाज में पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, ये क्यों ऐसे खड़ी है, कुंवारी लड़की क्यों खड़ी है। लेकिन उन दिनों मेरे घर में मेरी बुआ ने विवाह नहीं किया और पढ़ने लिखने में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी डुबो दी, और समाज उन्हें कोई चुनौती देने का साहस नहीं कर सका। मतलब हमारा फैमिली इतना फॉरवर्ड था। एक को छोड़कर हम सभी भाइयों में खिलाड़ीपन है। चचेरे ने अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह किया है, और मुझे तरस आ गया है कि कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी कैसी बेहुदा फूहड़ बात कहती है।
अब देखो मुझे इतना गुस्सा आया, हमारे परिवार में इंटरकास्ट मैरिज हुआ है, लव मैरिज हुआ है, हमने सभी को एक्सेप्ट किया है, मेरी माँ का खुद जेल हुआ है, मेरे पिता राजनीतिक सामाजिक उदारता वाले व्यक्ति हैं, मेरी बुआ ने बिना शादी किए ही पूरी ज़िंदगी पढ़ने लिखने में बिता दी और ये कैसी बेहुदा बात करती है कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी। मुझे तो ऐसे ही लगा। खैर यह तो ऊपरी बात हुई, लेकिन मैं अक्सर पाता कि अंदरूनी तौर पर भी हम सभी लोगों में कहीं पिछड़ेपन की भर्त्सना का भाव अंकुरा रहा है। वैसे अम्मा की प्रीतिकर सुंदर गोरी मुखाकृति पर अमरूद के प्रसंग में हमेशा भय की व्याप्ति हो आती थी। अब हम कितने ही फॉरवर्ड थिंकिंग पीपल हों, हम कितने ही उच्च विचार वाले हों, लेकिन जब कभी अमरूद का प्रसंग आता है, अमरूद के पेड़ का प्रसंग आता है, तो मेरी माँ के सुंदर गोरे मुख पर एक भय की व्याप्ति हो जाती है। ये मैंने अक्सर देखा। 57 की बरसात में अकस्मात एक दिन मिद्दू ने सबको दौड़ दौड़ कर बताया कि अमरूद में 3-4 सफ़ेद फूल आ गए हैं। मिद्दू की उम्र बढ़ रही थी, उसकी आकृति पर वय का ओप चढ़ रहा था। अमरूद बढ़ने में कहीं उसे अपने विकास की सी संतुष्टि अनुभव हुई होगी। वह खुश थी। बरामदे की खिड़की पर तेज बारिश में हम लोग छोटे से पप्पू को खड़ा कर यह बताते थे, वो देखो पप्पू बेटे, अमरूद का फूल। अब देखिए बरसात आई, मौसम बदले और अचानक हमने देखा अमरूद के पौधे में फूल उगाए हैं। और ये किसने घोषणा की? सबसे पहले किसने इसे स्पॉट किया? हमारी घर की मिद्दू ने। और मिद्दू खुद जवान हो रही थी, बढ़ रही थी और शायद वो अपने विकास और अमरूद के पेड़ के विकास में खुश थी। और हम लोग क्या करते थे, छोटे से पप्पू को खड़ा कर बताते थे, वो देखो पप्पू बेटे, अमरूद का फूल, अमरूदा फूल, अमरूदा फूल। मैं सोचता कि कहीं पानी के झोंकों में नरम फूल टूट न जाएं। बहुतेरे फूल टूटे भी, लेकिन उनकी जगह नए फूल आते गए और फिर जल्दी से बीत जाने वाले सुखद दिनों में छोटे छोटे अमरूदों में बदल गए। अब हम देखते ही देखते अमरूद के जो फूल थे वो छोटे छोटे अमरूद में बदलने लगे। मुझे लगा कि हमारे घर के सामने का यह अमरूद हमारी ज़िंदगी का एक घरेलू हिस्सेदार होता जा रहा है। घोष बाबू के माली ने माँ को बताया कि पहली फसल के फल तोड़कर फेंक देने से दूसरी बारी में फल खूब और अच्छे आते हैं। अब देखो एक दूसरा और अंधविश्वास। एक माली ने बताया, एक घोष बाबू के माली ने बताया, माँ को बताया कि क्या करना चाहिए, पहली फसल के फल को तोड़कर फेंक देना चाहिए, उसे नहीं खाना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, दूसरी फसल, बाकी की जो फसल है वो खूब अच्छी आती है। अमरूद और नींबू के साथ बात खास लागू होती है। और उसने ये भी कहा कि अमरूद और नींबू, अब देखिए ये एक माली ने कहा है तो विश्वसनीय है, लोगों को लगेगा कि हाँ माली कह रहा है। अमरूद और नींबू दोनों में ऐसा करना चाहिए, जो पहली फसल आती है, प्रथम बार जो फसल आती है उसे तोड़कर फेंक देना चाहिए। माँ ने विजय से कहकर अमरूद की पहली फसल बड़ी दिलचस्पी से पूरी बाढ़ के पहले ही तुड़वा कर फेंकवा दी थी। यह बात आसानी से महसूस की जा सकती थी कि माँ में विराट मातृत्व है और वह भविष्य के लिए प्रतीक्षा कर सकती है, उसी तरह जैसे हर माँ अपनी संतान के लिए दीर्घ प्रतीक्षा किया करती है और फिर भी उसको अपना स्वप्न अधूरा लगता है। अब देखिए वो मेरी माँ, उसने क्या किया, माली के कहे अनुसार जो छोटे छोटे अमरूद लगे थे, पहली फसल थी, उसे तोड़कर फेंकवा दिया। और जैसे हमेशा माँ के मन में एक प्रतीक्षा रहती है एक संतान को प्राप्त करने की, उसी प्रकार माँ के मन में ये आशा थी कि अमरूद के पेड़ में और अमरूद अगली फसल में और अच्छी तरह से ज़रूर आएगी। जो भी हो, मुझे प्रसन्नता हुई कि अपशकुनी विश्वासों की जहरीली छाया हमारे कोमल मीठे अमरूद तरु पर नहीं पड़ी। अब मुझे इस बात पर आश्वासन था कि चलो अमरूद का पेड़ काट तो नहीं दिया गया, क्योंकि वरना लोगों ने कहा कि ये अपशकुन है, इसे काट दो। लेकिन खैरियत है कि वो रह गया, माँ ने काटा नहीं, माँ ने केवल पहली फसल को तुड़वा दिया है। तोते का पिंजरा सुबह दरवाज़ा खुलने के साथ ही अमरूद की एक छोटी सी टहनी पर टंगा जाने लगा था। वह दोपहरी तक उस पर टंगा रहता। चुन्नू, मिद्दू और पप्पू ने फुर्ती से नाजुक फुनगियों तक चढ़ने की माहिरी इसी पेड़ से प्राप्त की।
दशहरा, दीपावली, तीज त्योहार पर दीदी की जीभ जब सूरन खाने को ललचाती तो अमरूद की पत्तियों में सूरन पकाकर स्वादिष्ट बनाने वाली ज़रूरत की पूर्ति भी वही पेड़ करता था। अब धीरे धीरे ये अमरूद का पेड़ बढ़ने लगा, बच्चे उस पर चढ़ने लगे। अमरूद का पेड़ आपको पता होता है थोड़ा आसानी होता है उसमें चढ़ने के लिए, और तोता का जो पिंजरा है उसी पर टंगा जाने लगा। और जब दीदी को जब सूरन खाने की लालच होती है तो क्या होता है, अमरूद की पत्तियों में ही सूरन पकाकर उन्हें दिया जाता था। कहते हैं कि अमरूद की पत्तियों में सूरन को पकाने से सूरन गले में काटता नहीं है। लगने लगा था कि अमरूद का पेड़ ज्यों हमारी एक बड़ी सुविधा है या हमारे अंदर आत्मीयता को निरंतर धनिक बनाने वाला कोष है। अब देखिए, ये अमरूद का जो पेड़ है धीरे धीरे हमारे जीवन का, हमारे परिवार का एक अंग सा बन गया। रोज़ बच्चे उस पर चढ़ते, तोते को टंगा जाता। तो इस प्रकार अमरूद का पेड़ हमारी जो आंगन में था, हमारी नज़र रोज़ उस पर पड़ती थी और वो हमारा एक हिस्सा सा बन गया। दूसरे बरस के जाड़े में पेड़ खूब लदा फंदा था। अमरूद गोल, छोटे मगर ललच्छर चित्तियों वाली जात के थे। ढेपियाँ मुलायम होते ही लोग उन्हें तोड़ लेते और पूरे जाड़े जी भरकर घर के टमाटर और अमरूद का सलाद खाया गया। सुग्गे के लिए कई महीने खूब पके अमरूद उपलब्ध होते रहे और बाहर के मेहमान हमारे घर के अमरूदों में इलाहाबाद के अमरूदों की प्रसिद्धि का इत्मीनान कर लेते थे। अब देखिए, दूसरे बरस क्या हुआ, पेड़ में खूब अमरूद लगी और सभी ने आराम से खूब अमरूद खाए। तोते को भी दिया गया और जो घर में मेहमान आते थे उन्हें भी दिया गया। तो अमरूद काफ़ी लगने लगा। यह बात मुझे बहुत रोमांचित करती थी कि हमारे घर तथा निकटतम संबंधियों के यहाँ नई पीढ़ी काफ़ी बड़े अनुपात में आधुनिक हो चली है। मुझे मनस्थितियों और वातावरण की इस तब्दीली का अध्ययन बड़ा सुखद लगा। हम में दृष्टिकोण की उदारता परिलक्षित होती और किसी भी घटना या आकस्मिकता या एक संकीर्ण परिस्थिति को हम लोग अनहोनी नहीं मानते थे। जीवन में सब सहज है, सब संभव। अब देखिए, मुझे भी लगने लगा कि हमारी जो जनरेशन है काफ़ी फॉरवर्ड थिंकिंग होने लगी है। हमारा परिवार तो वैसे भी ऊंची सोच, ऊंची विचार वाला था। अब देखिए, पूरी जनरेशन ही ऊंचे विचारों वाला था। तो इस बात में मुझे काफ़ी संतोष था। अमरूद की छाया में बेंत की कुर्सियों पर बैठ चर्चाएं कर करके हम 3-4 भाई बहनों ने अपने उम्र के फ़र्क को दोस्ताना हरकतों से भर दिया। प्रायः बैठकर नए नए विषयों को कुरेद कर, कभी ताप और उग्रता के वशीभूत होकर भी बातचीत करना तेजी से हम लोगों के मनोरंजन और दैनिक निर्वाह का एक अंग होता जा रहा था। अब अमरूद का जब पेड़ है, छायादार पेड़ था, उसके नीचे हम बैठते थे कुर्सी डालकर, ज़ोर शोर से कई विषयों पर चर्चाएं होती थी, मनोरंजन होता था। ये हमारा एक दैनिक मनोरंजन का कार्यक्रम सा बन गया। मैंने महसूस किया कि घर के बुजुर्गों के बारे में हम लोग अक्सर तुर्श भी हो उठते हैं, लेकिन हमें इस बात की निश्चितता थी कि ऐसा होने में अवांछनीय कुछ भी नहीं है, अपितु यह अच्छी बात है। नई चीज़ें यूं ही बनती हैं। अब देखिए, कुछ बातों में जो हमारी एल्डर जनरेशन है उससे हमारी सोच में अंतर था। अब हम उनके विचारों की आलोचना करते थे और मुझे कई बार लगता था कि आलोचना की जानी चाहिए, ये नहीं कि सभी रूढ़ियों को हम मान लें। कोई तो बदलाव आएगा जब कोई उस पर आलोचना, टीका टिप्पणी करेगा। जैसे अमरूद का पेड़ हम लोगों के बीच अपशकुन के आरोपों को नष्ट करता हुआ धीरे धीरे बना और वह पूरे परिवार का एक खूबसूरत हिस्सा हो गया है। जिस तरह अमरूद का पेड़, देखिए, वो एक अपशकुन है। लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, परिवार के लिए ठीक नहीं है, इसे काट देना चाहिए, लेकिन हमने काटा नहीं, वो बढ़ रहा है और हम ये मानकर आगे बढ़ रहे हैं कि इस अमरूद के पेड़ से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो हमारा विचार उतना उच्च विचार था। तो इसी प्रकार हमको लगा, जैसे ये अमरूद का पेड़ हमारे परिवार में है, बसा हुआ है, हम उसे काट नहीं रहे हैं, वैसे ही हमारे पूर्वजों से अगर हमें कोई दिक्कत है तो हम बातचीत करके उनकी आलोचना, टीका टिप्पणी करके हम अपने नए विचारों को स्थापित कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। पुराने को जिस प्रकार हम अंधविश्वास को नहीं मान रहे हैं, उसी प्रकार नई चिंतन धारा आनी चाहिए। अमरूद फलता फूलता रहा,
और अब पप्पू ने एक निहायत छोटा सा झूला भी उस पर डाल दिया। इधर हम भाई लोग धीरे धीरे अलग अलग शहरों के भूगोल में जुदा तरीकों की नौकरी के लिए बंटने लगे। इधर हम भाई लोग धीरे धीरे अलग अलग शहरों के भूगोल में जुदा तरीकों की नौकरी के लिए बंटने लगे। अब देखिए, अमरूद फलता फूलता रहा, पप्पू ने उसमें एक छोटा सा झूला भी डाल दिया, लेकिन हम भाई लोग धीरे धीरे नौकरी के लिए अलग अलग शहर में जाने लगे। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, सिवाय इसके कि घर से अलग होने में थोड़ा बहुत मानसिक क्लेश सबको होता था। अब घर तो एक ऐसा घोंसला है, एक आशियाना है जो एक न एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमने भी छोड़ा। नौकरी के सिलसिले में हम भी अलग अलग शहर गए। जिस दिन मैं नौकरी पर जा रहा था, माँ रो रही थी, इसलिए मैं शीघ्रातिशीघ्र घर छोड़कर निकल जाने को तत्पर था। जमुना पुल पर डूबी हुई सांझ में नदी पर से भारी मन गुजरते हुए सबसे ज़्यादा माँ और अमरूद के पेड़ की याद आई। अब देखिए, जिस दिन मैं घर छोड़कर गया, मतलब कि नौकरी के सिलसिले में शहर छोड़कर जाना पड़ा, अपना आशियाना छोड़ना पड़ा, तब माँ काफ़ी दुखी थी और मेरे मन में माँ के प्रति जो स्नेह था उतना ही स्नेह अमरूद के पेड़ के प्रति भी था। देखो, अमरूद का पेड़ कितना मेरा परिवार का अंग बन गया था। माँ की याद इसलिए क्योंकि वह दुर्बल है और हम लोगों को न समझ पाकर क्रमशः जड़ होती जा रही है, और अमरूद की याद इसलिए कि उसके माध्यम से मैं अपने अंदर एक जागृति का भान करता रहा। तो यहाँ अमरूद का पेड़ एक प्रतीक बन गया उनके मन में, कि एक पुराने अंधविश्वासों को नकार कर आगे बढ़ने का एक बिंब बन गया, एक इमेज बन गया अमरूद का पेड़। अमरूद का पेड़ मुझ में प्रतीकों का निर्माण किया करता और फिर एक नए संसार की कल्पना में मैं निमग्न हो जाता। इस ट्रेन यात्रा में और अनेक बार मैं इस नए संसार में डूबकर शक्ति और आत्मसंतुष्टि पाता रहा हूँ। अब देखिए, मैं इस ट्रेन यात्रा में अनेक बार मैं नए संसार में डूबकर शक्ति और आत्मसंतुष्टि पाता रहा हूँ। मुझ में नवीन शक्ति आती है। नई नई यात्राएं जब मैं करता हूँ, जीवन की नई राह जब पकड़ता हूँ, तब मुझ में नई आशा जगती है और इसमें मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है। अमरूद के पेड़ के प्रति समर्थन और राग मेरे मन में यूं भी एकत्र हो आया, क्योंकि बाद में कई लोगों ने घर के सामने अमरूद होने को अशुभ बताया और पेड़ को तुरंत कटवा देने की सलाह दी। और इसके बाद भी समाज के कई लोगों ने ये बताया कि देखो, अमरूद का पेड़ इस दिशा में होना अपशकुन है, इसे काट दो। माँ पर छा जाने वाला स्वाभाविक भय हमें नागवार गुजरता, क्योंकि ऐसा लगता जैसे माँ हम लोगों के अंदर पैदा होने वाले नए और बलिष्ठ ख्यालों के प्रति असहयोग कर रही हैं। अब हर एक बार जब कोई इस अमरूद के पेड़ को अपशकुन कहता, तो माँ का चेहरा एकदम से बदल जाता, और माँ का वो बदलना हुआ चेहरा मुझे ऐसा लगता कि हम लोगों के अंदर जो पैदा होने वाले नए ख्याल हैं, उसके प्रति माँ मुंह मोड़ रही है। देखिए, मेरी माँ जेल जा चुकी थी, सत्याग्रह में भाग ले चुकी थी, मतलब कि जीवन में कई संघर्षों से गुजरी मेरी माँ। लेकिन फिर भी जब यह अमरूद का पेड़ का विषय उठता है, अपशकुन की बात आती है, तो माँ काफ़ी चिंतित हो जाती है। और माँ का चिंतित होना हमें क्या लगता है, हम नौजवानों को लगता है कि माँ शायद हमारे ख्यालों से सहमत नहीं है। जब जब अशुभ के ठेकेदारों ने अमरूद की बाबत कुछ कहा, घर के हम सब बच्चे शुभ हो उठते थे। वस्तुतः यह गुण हमें हमारे बुजुर्गों से ही मिला था। इस निर्णय पर हम लोग तब पहुँचे जब एक समाजशास्त्रीय बोध हमें स्पर्श करने लगा था। अब देखिए, अब अमरूद का पेड़ काटने की बात जब भी कोई करता है, उसके अपशकुन होने की बात जब भी कोई करता है, तो हम एकदम से वायलेंट हो जाते हैं। मतलब कि जो हमारी जो पलटन है, घर में जो नौजवान हैं, एकदम से क्रुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये अंधविश्वास का पलना हमारे परिवार में अगर जड़ ले गया, हमारा परिवार अगर इन अंधविश्वासों को मानता है, तो हमारा परिवार एकदम पिछड़ा सा हो जाएगा। हमारी जो सोच है, जो विचारधारा है, वो अगर हमारे घर के बुजुर्ग नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा परिवार ही एकदम पिछड़ा है। तो इसलिए जब कभी अमरूद के पेड़ का अपशकुन होने की बात होती है, हम सब एकदम से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जीवन नए अनुभवों में गुजरने के मध्य व्यतीत होता रहा।
मिद्दू ने राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे और खत लिखा था कि इस बरस जबकि अमरूद भरपूर आया है, कोई घर पर नहीं है, तथा नम कर देने वाली जज्बाती बातचीत के कई नाजुक टुकड़े। अब देखिए, मिद्दू ने एक बार मुझे, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ उस शहर में, अमरूद भेजे और ख़त में ये भी लिखा कि इस बार भरपूर अमरूद लगे हैं लेकिन कोई घर पर नहीं है। और ये पढ़कर काफ़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आता है लेखक को। पिताजी की चिट्ठियाँ हमेशा ही कुछ दूसरे प्रकार की रही हैं। उनमें एहसास की चादर ओढ़ने का प्रयत्न या दबाव रहता है। मैं देखता हूँ कि थोड़े समय में ही दुनिया में बहुत परिवर्तन हो गया और यह परिवर्तन तेजी से दूसरे परिवर्तन की भूमिका बनता जा रहा है। बड़े बड़े घातक शरीर दुख मामूली और अचिंतनीय हो गए हैं। और पिताजी लिखते हैं कि माँ के बाएं फेफड़े में जो धब्बा था वह पुनः उभर आया है। यह सब किसी अशुभ ग्रह नक्षत्र का दुष्परिणाम है। अब देखिए, कई साल गुजरते गए, लोग बदलते गए और पिताजी के खत में एक बार ये मेंशन किया गया कि माँ के बाएं फेफड़े में जो धब्बा था वह पुनः उभर आया है। और सबसे दुखदायक बात यह है कि उन्होंने उसका कारण क्या बताया, किसी अशुभ ग्रह नक्षत्र का दुष्परिणाम है। माँ के फेफड़े में जो धब्बा आया है वो किसी अशुभ ग्रह नक्षत्र का ही दुष्परिणाम है। शायद हम लोगों के बुरे दिन आ गए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब यक्ष्मा बहुत आसान है और कहानियों में भी पात्रों का यक्ष्मा से ग्रसित होना लोगों को द्रवीभूत नहीं करता। ये जो ट्यूबरक्लोसिस है, जो एक ज़माने में काफ़ी डेंजरस माना जाता था, लेकिन वो क्यूरेबल है, ये लेखक जानते थे। तो इस प्रकार के अपशकुन की कोई बात ही नहीं उठती थी। ये जानते थे, लेखक जानते थे कि ट्यूबरक्लोसिस क्यूरेबल है। यक्ष्मा के जो बातें हैं, जो कहानियों में पात्रों को यक्ष्मा से ग्रसित होना बताया जाता है, वो सुनकर लोग पहले द्रवीभूत होते थे, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे संपादक ऐसी कहानियों से ऊब गए हैं और उन्हें लौटाना ही श्रेयस्कर समझते हैं। फिर मृत्यु भी आज इतनी असह्य नहीं रह गई है। दुख शरीर से मन पर सिमट आया है। पिताजी ने एक बार यह भी लिखा कि सबसे बड़े भाई चूल्हे चौका अलग करने के लिए एक तनाव पैदा कर रहे हैं। बड़ी चकचक है। बहू ताज़ी रोटियां तो खुद खा जाती हैं और बासी हम लोगों के लिए रख देती है। तुम क्या जानो, हम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इधर तुम्हारी माँ अमरूद का पेड़ काटने को कहती है। अब फिर पिताजी के एक खत में ये लिखा था कि जो बड़े भाई हैं वो परिवार से सेपरेटेड होकर अलग रहना चाह रहे हैं। और बहू के बारे में पिताजी ने क्या लिखा कि वो तो खुद ताज़ी रोटियां खाती हैं और दूसरों को बासी रोटियां देती हैं। और इन सब का कारण माँ किसे बताती है? अमरूद के पेड़ को, कि घर में इस प्रकार का अपशकुन इस अमरूद के पेड़ के होने से ही हो रहा है। सब लोग उसे अशुभ बता रहे हैं आदि आदि। यह एक दुखद प्रसंग था। हालांकि मैंने अमरूद न काटने की अपनी बात पर ही जोर देने वाली एक चिट्ठी माँ को लिख दी थी। अब मैं मानने वाला ही नहीं था, मैं इस विचारधारा को बिल्कुल नहीं मानने वाला था कि अमरूद के पेड़ के कारण किसी के फेफड़े में दब्बा आ सकता है या फिर किसी के घर में कलह हो सकता है। इसलिए मैंने अपने माँ को एकदम से स्पष्ट करके लिखा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अमरूद के पेड़ को काटने की सोचना भी मत। राखाल हमारे पेड़ के जो अमरूद लाया था वे बाजारू अमरूदों की सुंदरता से बहुत भिन्न होकर भी स्वादिष्ट थे। अमरूदों के और दोस्तों के बीच अच्छा समय गुजरते हुए मैं किंचित भावुक हो गया। मुझे वे दिन याद आने लगे जब हम छोटे छोटे थे और सुबह दिन दोपहरी दूसरे बंगलों की चार दीवारियां कूदकर अमरूदों की चोरी किया करते और पकड़े जाने पर बुरी तरह गिड़गिड़ाया करते। अब जो हमारे घर में जो लोकल जो अमरूद लग रहा था उस पेड़ में, वो देखने में जो हाइब्रिड अमरूदों की तरह सुंदर तो नहीं था, लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट था। और मुझे उस समय याद आया जब हम काफ़ी छोटे थे, हमारे घर में अमरूद का पेड़ जब नहीं था तो हम दूसरों के घर बाग में घुसकर उनके अमरूदों को चुराते थे और पकड़े जाने पर बुरी तरह गिड़गिड़ाते थे। आज हमारे घर में भी अमरूद का पेड़ है तो एक अजीब सा गौरव होता है, यह कि जिसके घर अमरूद नहीं होंगे वे बच्चे ईर्ष्यालु हो गए होंगे, हमारी चार दीवारी कूदते होंगे।
अब मुझे ये लगता है कि हमारे आंगन में अमरूद का पेड़ है, अमरूद लग रहे हैं, तो हम जैसे बच्चे थे दूसरों के अमरूद चुराते थे, वैसे ही दूसरे बच्चे काफ़ी ईर्ष्यालु होकर हमारे आंगन में झांकते होंगे, शायद चुराते भी होंगे। अमरूद के इस पेड़ की वजह से रफ्ता रफ्ता पप्पू के बहुत से नन्हे मुन्ने दोस्त हो गए हैं, ऐसा अम्मा ने लिखा था। और भौजाई से उसे उस बात की बहुत डांट पड़ती है कि वह क्यों तबीयत का राजा हो गया है, जिसे चाहे अमरूद लुटाया करता है। अब पप्पू जो है इसका मालिक बना बैठा है, अमरूद बहुत सारे हैं, इसलिए अमरूदों के लालच में बहुत से मित्र बन गए उसके। अब उसे डांट भी पड़ती है कि थोड़ा ज़्यादा ही दे रहा है सबको अमरूद। अपने इस अमरूद के पेड़ के संबंध में कभी कभार फैशन वाले ढंग से भी मैं सोचा किया हूँ। होटलों के लॉन में लगे बैठने वाले का सुखद छां देते हुए रंगीन छातों की छाया मेरी आंखों में अक्सर उभरी है। हमारा अमरूद का पेड़ एक हरा छाता, एक डंगारा सा फलता फूलता पेड़, अनुपातहीन डाले नहीं बल्कि एक संवरापन। अब देखिए, मैं जब भी होटलों में बैठता हूँ और जो आर्टिफिशियल रंगीन जो छतरी लगी रहती है शेड के लिए होटलों में, तो मुझे अपने अमरूद का पेड़ याद आता है कि कितना नेचुरल था वो पेड़। जब घर जाने को पहली छुट्टी मिली तो मन बेहद आतुर हो गया। सुख तन मन पर एक दशहत की तरह सवार था। फिर अंधेरे जमुना ब्रिज से गुजरती हुई गाड़ी ने उत्तेजित कर दिया और रात के सन्नाटे में एक अभूतपूर्व रोमांच के साथ मैंने अपने प्यारे शहर को देखा। अब कुछ साल बाद जब मेरा घर आना हुआ तो मेरा मन काफ़ी उत्तेजित हुआ, काफ़ी ललक थी अपने शहर देखने की, अपने घर पहुंचने की। वह रात उजाले की प्रतीक्षा में उड़ी हुई नींद की एक सुखद पर बेचैन रात थी। पता नहीं, एक अजीब भयानक सी विराटता के ख्याल मन पर छोटे छोटे टुकड़ों में बनते बिगड़ते रहे। जैसे नगर इलाहाबाद की आत्मा में बहुत क्रांति है, अपने आप लोग काम कर रहे हैं, बुद्धियां किसी नए रचनात्मक परिवेश के लिए सक्रिय हैं। स्थूल के नाम पर यह शहर परम शून्य है, लेकिन धंसने पर शायद मैं बहुत व्याकुल था। अब मेरे मन में इलाहाबाद शहर के बारे में काफ़ी चिंताएं उभरती है। एक अजीब सी भयानक सी विराटता का ख्याल उस समय मेरे मन में आता है जब मैं अपने शहर की ओर वापस कुछ साल बाद आ रहा था। तड़के उठकर मुझे इस बात का बड़ा खेद हुआ था कि शायद हमारे प्रति घर के बड़ों में कोई स्वागत भाव नहीं है। ऐसी स्थितियों में मुझे बारंबार अवनींद्र बाबू का वह चित्र याद आ जाता है जिसमें एक बूढ़े पेड़ की आत्मा अपने को तोड़ देने के प्रयत्न में सुखी है, क्योंकि उसे यह जानकारी है कि उसकी घेर में एक नवल तरु उग आया है। अब देखिए, कई साल बाद जब मैं घर गया तो मुझे लगा कि बड़ों में जो स्वागत का भाव है, जो जब हम छोटे थे, जब हम घर आते थे तो काफ़ी स्वागत सत्कार होता था, लेकिन जो हमारे प्रति घर के बड़ों में जो स्वागत भाव है वो कुछ कम नज़र आ रहा था। तो उस समय मुझे एक ऐसी कहानी याद आई जिसमें एक बूढ़ा पेड़ की आत्मा अपने को तोड़ देने के प्रयत्न में सुखी कहता है, क्योंकि उसे पता चला कि उसके घेर में एक नया पेड़ उगाया है। मतलब कि वो जब जानता है कि नया जनरेशन उगा रहा है तो वो अपने आप के कटे जाने में दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि अब वक्त आ गया है मुझे जाने का। यह बात उतनी बुरी नहीं थी कि अमरूद के पेड़ को काटकर उसकी जगह एक और गुलदाउदी और दूसरी ओर केले की क्यारियां बना ली गई हैं, बल्कि चुनौती इस बात की थी कि हम लोगों में जब धीरे धीरे जिंदगी की बुलंदी विकसित हो रही थी, तभी माँ को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या भय ने पराजित कर दिया। अब देखिए, वो अमरूद का पेड़ काट दिया गया था। कितनी दुखद स्थिति थी जब मैंने देखा कि वहाँ अमरूद का पेड़ नहीं है, उसके बदले वहाँ क्या लगाया गया है, गुलदाउदी और कुछ केले की क्यारियाँ लगा दी गई हैं। और मुझे सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि हम सभी बच्चे जब हम सभी बच्चे जीवन में कुछ बन गए थे, तब माँ को रूढ़ी और अशुभ की मिथ्या ने पराजित कर दिया। जब हम छोटे थे, मतलब कि जब हमारा स्ट्रगलिंग एज था, तब माँ की चिंतन धारा और फॉरवर्ड थी। अब देखिए, जब हम एक अच्छे कमाने लायक बन गए हैं सभी बच्चे, तब माँ को रूढ़ी ने ग्रस्त कर लिया। मैंने पाया कि वह भय जो माँ के चेहरे पर क्षणजीवी हुआ करता था, अब गहरा गया है। पहले जब कोई
अमरूद के पेड़ को आंगन में होने को अशुभ कहता था, तब माँ का सुंदर चेहरा एकदम से दुखी हो जाता था। लेकिन आजकल मैंने देखा कि वो एक स्थायी भाव सा बन गया है। माँ हमेशा दुखी रहती हैं। माँ का मन यह मान बैठा था कि बड़ी बहू की अलगाव भावना, सबसे छोटे का निठल्लापन, खुद उनकी बीमारी और लोगों का धंधे से बिखर जाना और कुछ नहीं है। बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ के लगे रहने का दुष्परिणाम है, जिसे काफ़ी पहले ही लोगों ने अशुभ बताया था। अब देखिए माँ क्या सोच रही है कि बड़ी बहू जो है, जो अलगाव भावना रख रही है, और जो छोटा लड़का है वो निठल्ला बना हुआ है, और ख़ुद उनकी जो बीमारी है, ये सब क्या है, अमरूद के पेड़ के कारण है। अभी अमरूद का पेड़ कट गया है, लेकिन फिर भी पहले से काट देना चाहिए था, ऐसी माँ सोचती है। कुछ देर बाद मैंने साधारण तौर पर अमरूद की बाबत माँ से पूछा तो मिद्दू के गुस्से को सहारा मिला। उसकी कंडेल सी आंखों में एक छोटा सा तूफानी झोंका उठा बैठ गया। उसका मुंह फूल गया था। मेरे लिए तसल्ली बस इतनी थी कि मुझे उसका क्षोभ अच्छा लगा, क्योंकि यह क्षोभ मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों में निहायत ज़रूरी है, और क्योंकि यह जीवन का परिष्कार करता है, बशर्ते इस क्षोभ का संस्कार हो और उसे स्वयं पोसा तथा सहा भी जा सके। अब मुझे इस बात में संतोष होता है कि जब मैंने अमरूद के पेड़ के विषय को उठाया तो मिद्दू को एकदम गुस्सा आ गया, क्योंकि मिद्दू नहीं चाहती थी कि अमरूद का पेड़ काटा जाए। अब मिद्दू के चेहरे पर जो मैंने गुस्से का भाव देखा, इस बात को लेकर मैं काफ़ी खुश था कि तो चलो माँ न सही, अगले जनरेशन का विचारधारा तो कम से कम ठीक है। अम्मा ने मेरे प्रश्न का अपने ढंग से ठीक जवाब भी दिया। शायद उन्हें भी दुख था, बहुत दुख, इसलिए कि हम दुखी थे। मिद्दू गुस्सा थी, इसलिए नहीं कि उनसे कोई गलत काम हुआ है। शायद उन्हें भी दुख था, बहुत दुख, इसलिए कि हम दुखी थे। देखिए मैं और मिद्दू काफ़ी दुखी थे उस अमरूद के पेड़ के काटे जाने पर, और हमें दुखी देखकर माँ भी दुखी थी। लेकिन माँ इसलिए नहीं दुखी थी कि अमरूद का पेड़ काटा गया। वे तो यही मानती थी कि पहले से काट देना चाहिए था। जब से लोगों ने कहना शुरू किया कि ये अशगुन है, अपशकुन है, इसे काट देना था। इसलिए नहीं कि उनसे कोई गलत काम हुआ है, वो नहीं मानती कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, वो तो यही विश्वास कर रही थी कि अच्छा ही किया। सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था, और जहाँ अमरूद की जड़ थी वहाँ धूप का एक चकता तेजी से बढ़ता होता दिख पड़ा। अब ये भी प्रतीकात्मक है कि सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था, और जहाँ अमरूद की जड़ थी वहाँ धूप का एक चकता तेजी से बड़ा होता दिख पड़ा। मतलब कि अभी भी आशा की किरणें मौजूद हैं। चिंतन धारा बदली जा सकती है, ऐसा लेखक सोचते हैं। माँ नहीं बदली, माँ को हार मानना पड़ा। अंधविश्वास के सामने, रूढ़ियों के सामने माँ ने सिर टेक लिया। लेकिन जो अगला जनरेशन है, जो वो हैं, उनकी बहन मिद्दू हैं, वो उनकी विचारधारा अलग है, माँ से अलग है। और सूरज की जो किरण जो वहाँ पड़ती है, एक तेज़ी से जो धब्बा है, सूरज के धूप का एक धब्बा है, वो बड़ा होता दिख पड़ रहा है। मतलब कि आशा की किरण है, मौजूद है। ओके, तो अब मैं शीघ्र ही इसके मलयालम वर्जन लेकर हाजिर होंगी, तो जुड़े रहिए, मस्त रहिए।